विनोद जी, लेकिन ये जो एक प्रश्न खड़ा हो गया है कि कांग्रेस पार्टी अगर गुजरात में इस बार अच्छा नहीं कर पाती है और आम आदमी पार्टी अगर मान लीजिए 20% के आसपास वोट या उससे ज्यादा वोट लेकर आती है, तो कांग्रेस के लिए फिर एक बहुत ही तगड़ा संदेश हो जाएगा कि आम आदमी पार्टी उसको रिप्लेस करती हुई चली जा रही है। तो ऐसे में राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा का मतलब क्या रह जाएगा? तो मेरा पहला सवाल इसी बात को लेकर यह है, क्या आप वाकई ये महसूस करते हैं कि आम आदमी पार्टी आज वैसी स्थिति में है जहां पर वो कांग्रेस को रिप्लेस कर सकती है या इतना जबरदस्त दंड कर सकती है कि कांग्रेस की जो ब्रांड इक्विटी है वो नेशनल लेवल पर और कमजोर हो जाए? विनोद जी। देखिए आशुतोष जी, मैंने यशवंत जी को बहुत ध्यान से सुना और उनकी तमाम बातों से मैं सहमत हूँ। मतलब उसमें मुझे कोई बहुत ऐसा नहीं हुआ जिस पे मैं एतराज जताऊं या मैं कहूं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि तो मैं गुजरात गया भी नहीं हूं अभी हाल में। और दूसरा ये है कि यशवंत जी ने, क्योंकि वो तो सेफोलॉजिस्ट हैं और जिस तरह ट्रैक कर रहे हैं, तो जाहिर है ग्राउंड फीडबैक उनका होगा। और इसलिए, और जो आम आदमी पार्टी का जिस तरह से कैंपेन है गुजरात को लेकर, अब देखिए आम आदमी पार्टी की स्ट्रेटजी तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। आम आदमी पार्टी जब 2022 में फरवरी में चुनाव हो रहे थे, फरवरी मार्च में, तो उसने पहले उत्तराखंड, गोवा और पंजाब, 3 जगह उसने फोकस किया। फिर धीरे उसने उत्तराखंड और गोवा की भी सारी एनर्जी अपनी निकाल के पंजाब में लगा दी। और नतीजा ये हुआ कि उत्तराखंड में तो वो पंजाब आम आदमी पार्टी कुछ नहीं कर पाई और आखिर उनके जो सीएम कैंडिडेट थे वो भी बीजेपी में चले गए और सारा फोकस आम आदमी पार्टी ने पंजाब में लगाया। और नतीजा ये आया कि चूंकि पंजाब में जो हालत थी कांग्रेस की, और जिस तरह कांग्रेस आम आदमी पार्टी से, अकालियों से नहीं लड़ रही थी, आपस में ही लड़ रही थी, तो उसका नतीजा सामने आ गया और आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला। और इसी तरह आम आदमी पार्टी ने उसी प्रयोग को गुजरात में दोहराने की कोशिश की है। उन्होंने हिमाचल को पहले तो बड़ा जोर दिया, लेकिन अब वो हिमाचल पर उतना उनका फोकस नहीं है बिल्कुल। उनकी हिमाचल की पूरी यूनिट भी बीजेपी में शामिल हो चुकी है। अब आज आप हिमाचल की जब बात होती है तो कहीं आम आदमी पार्टी का जिक्र नहीं होता, वहां लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही हो रही है उत्तराखंड में की स्टाइल से। लेकिन गुजरात और पंजाब में थोड़ा सा फर्क हमको करना पड़ेगा। गुजरात में मुख्य, जो अभी कहा यशवंत ने, बिल्कुल सही कहा, गुजरात में लड़ाई आम आदमी पार्टी किससे लड़ रही थी? वो कांग्रेस से लड़ रही थी। कांग्रेस सरकार थी और कांग्रेस किससे लड़ रही थी? कांग्रेस आपस में लड़ रही थी। जो लोग उस वक्त कांग्रेस के कर्णधार थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह, सुनील जाखड़, वो आज बीजेपी में है। चन्नी साहब जो है कनाडा में है और सिद्धू साहब जेल में है। तो कांग्रेस की हालत ये थी पंजाब में, और उससे आम आदमी पार्टी को बहुत लीवरेज में, और अकाली गठबंधन, अकाली बीजेपी टूटने के बाद अकाली एक फोर्स के रूप में नहीं रह गए थे, उनकी क्रेडिबिलिटी भी डाउन हो गई थी और सुखबीर को लेकर के वो विश्वास लोगों में नहीं था जो बादल साहब पे था। और उसका नतीजा ये हुआ कि सब जितना डिसकंटेंट, जो असंतोष था, जो कांग्रेस, आप याद कीजिए कि नगर निगम के चुनाव, नगर पालिका के स्थानीय निकायों के हुए थे 1 साल पहले, उसमें स्वीप की थी कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी साफ हो गई थी पंजाब में ही, और वही आम आदमी पार्टी फिर 91 सीटें जीतती है। तो पंजाब में उसके सामने जो दुश्मन या विरोधी था वो कमजोर था। गुजरात में स्थिति दूसरी है। गुजरात में बीजेपी आज भले 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी कह ले, कुछ भी कह ले, गुजरात में बीजेपी बहुत स्ट्रांग फुटिंग पर है। बीजेपी है, संघ है, गुजरात का हिंदुत्व का पूरी ब्रिगेड वहां पर है। और फिर नरेंद्र मोदी जी की व्यक्तिगत लोकप्रियता है, नरेंद्र मोदी जी का गृह प्रदेश है। और जब से नरेंद्र मोदी वहां के मुख्यमंत्री बने हैं, मुद्दे हर चुनाव में बड़ी शिद्दत से उठाए जाते रहे। 2002 का एक चुनाव निकाल दीजिए, वो पूरी तरह से दंगों की आंच में और आग के बाद हुआ था, तो वो एक अलग परिस्थिति थी। 2007 का चुनाव अगर आप याद करें, उसमें भी नरेंद्र मोदी जी बहुत टफ थे और पूरा केशुभाई पटेल का जो पूरा खेमा था वो बगावत पे था, और 30-35 एमएलए सिटिंग वो कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ रहे थे। और गोवर्धन जड़फिया और काशीराम राणा, सुरेश मेहता, पूरी बीजेपी का एक बहुत बड़ा सेक्शन जो है वो बगावत पे आ गया था। और 2007 का कांग्रेस तो मान के चल रही थी हम चुनाव जीत रहे हैं, जब सोनिया गांधी ने भाषण दिया था मौत का सौदागर। लेकिन नरेंद्र मोदी ने वो चुनाव जीता। उसमें उन्होंने गुजरात अस्मिता का भी इस्तेमाल किया, उसमें उन्होंने हिंदुत्व का भी इस्तेमाल किया, मियां मुशर्रफ का भी किया, मौत के सौदागर का भी किया और अपने गवर्नेंस मॉडल का भी किया, और वो निकाल ले गए। मुद्दे तब भी सारे थे गुजरात मॉडल को लेकर के। फिर 2012 का चुनाव आया। 2012 का चुनाव तो सीधे सीधे नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए विधानसभा का चुनाव लड़ा गया था, और ये तय था कि अगर ये चुनाव नरेंद्र मोदी जीतेंगे तो प्रधानमंत्री के लिए वो सबसे बड़े उम्मीदवार होंगे, और उसका फायदा उनको मिला और 2012 में फिर बीजेपी जीती। 17 का चुनाव बहुत टफ था।
जैसा कि यशवंत ने भी बताया, और जो जिस तरह के तीनों आंदोलन थे, पिछड़ों का आंदोलन अल्पेश ठाकुर, और उसके बाद जिग्नेश मेवानी दलितों का, और ये तीनों लड़के थे। समस्या कहां से आई? अगर आप उस समय के रिजल्ट उठा के देखें तो जितनी पटेल बहुल सीटें थी, चाहे वो सूरत की हो, चाहे अहमदाबाद की हो, चाहे राजकोट की हो, सब बीजेपी जीतती है और भारी मार्जिन से जीतती है। क्यों? हार्दिक पटेल की रैलियों में लाखों लोग आए। राजकोट में मैं तो उसमें कवर कर रहा था, राजकोट में जगह नहीं मिल रही थी हार्दिक पटेल जब रैली करने गए। सूरत में जगह नहीं मिल रही थी सड़कों पर, लेकिन सूरत की सारी सीटें बीजेपी जीतती है, राजकोट की सारी सीटें बीजेपी जीतती है, अहमदाबाद में आई। कारण उसका ये है कि जो पटेल मतदाता था वो हार्दिक पटेल को सुनने तो आता था, लेकिन उसको भरोसा नहीं था हार्दिक पटेल पर। भरोसा किस पे था? भले नरेंद्र मोदी से नाराज हो वो, लेकिन उसको भरोसा फिर होता था पुरुषोत्तम रूपाला पर, गोवर्धन झड़फिया पर, बजू भाईवाला पर, नितिन पटेल पर। जितने जो पटेल नेता थे, पाटीदार नेता थे, भले उनका विजितू भाई बघानी, जिनका क्षेत्रीय प्रभाव जो था, दिलीप संघानी, तो वो कुल मिला के फिर वो वोट जो है बीजेपी के पक्ष में जाता है। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस को वोट मिला, यही कांग्रेस वोट बढ़ा, लेकिन कांग्रेस चुनाव नहीं जीत पाई, सरकार नहीं बना पाई। जब हम ये कहते हैं कि क्या गुजरात में बीजेपी हार सकती है, तो ये बड़ा स्वाभाविक सा प्रश्न है। इसलिए आज की तारीख में इसलिए स्वाभाविक है कि वो नरेंद्र मोदी का गृह प्रवेश है और वहां चुनाव मोदी के ही नाम पर होता है। आखिर में होते होते चुनाव, जो लोकसभा का हो, विधानसभा का हो या स्थानीय निकायों का चुनाव, वहां मोदी जी की लोकप्रियता और मोदी जी की जो सक्रियता है उसी का पैमाना होता है। वो उसको गुजरात अस्मिता से भी जोड़ते हैं, वो हिंदुत्व से भी जोड़ते हैं, और वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सारे मुद्दों से जोड़ते हैं। आज अभी मैं आपके शो से पहले गुजरात में लोगों से बात कर रहा था, कुछ मित्रों से। उनका कहना था कि हालांकि महाकाल का जो बना है, महाकाल लोक या काशी कॉरिडोर या राम मंदिर, उसका गुजरात से सीधा वैसा संबंध नहीं है, लेकिन इस समय गुजरात में जबरदस्त उसको लेकर के सोशल मीडिया पे प्रचार है। क्यों? क्योंकि जो हिंदुत्व की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें ये तीनों जो है बहुत मैटर कर रहे हैं, और पूरी तरह से बीजेपी इस चुनाव को आखिर तक, आप देखिएगा 20 नवंबर के बाद 25 नवंबर तक, ये चुनाव मोदी की छवि, हिंदुत्व और गुजराती अस्मिता। केजरीवाल जी बाहर के हैं, कांग्रेस तो कभी गुजराती अस्मिता का प्रतीक बन ही नहीं पाई लंबे समय से, वो उसी पर जाएगा। और आखिरकार जो यशवंत ने कहा, जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच का जो झगड़ा, आप कितने % वोट किसको मिलते हैं तो हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, लेकिन जो भी वोट मिलेगा आम आदमी पार्टी को, जाहिर है बड़ा हिस्सा कांग्रेस का ही होगा। लेकिन मेरे एक दो प्रश्न हैं जो मैं शायद यशवंत उसका जवाब देंगे। प्रश्न ये है कि मुझे एक चीज लगती है, और आपके शो में इस पर हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं, कि जितना कांग्रेस का वोट आम आदमी पार्टी ले सकती थी, शायद उसको लगता है कि वो ले चुकी है, या ले उसको लगता है, अब ले एक चीज भी नहीं है वो एक। अब इसलिए जिस तरह अरविंद केजरीवाल ने दो मुद्दे ऐसे हैं जिन पे वो बिल्कुल बीजेपी की लाइन पे है, हिंदुत्व की लाइन पे, बिल्किस बानो का, और दूसरा गणेश लक्ष्मी करेंसी। और फिर आज उनकी जो स्पीच आई गुजराती में, जिसमें उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन की बात कही कि हम लोगों को ले जाएंगे, जो उनका, तो वो भी हिंदुत्व के उस ऑडियंस को, उस वोटर को टारगेट कर रहे हैं जो बीजेपी के साथ है, जो बीजेपी का है। भले बीजेपी से नाराज हो, लेकिन वो हिंदुत्व का वोटर है। आखिरकार क्या वो टूट के केजरीवाल के पास आएगा जी, या केजरीवाल ये जोखिम ले रहे हैं कि जो हिंदुत्व विरोधी वोट है वो उनके पास आए, वो भी कहीं ना चला जाए वापस कांग्रेस की तरफ, इस पूरे प्रकरण से। तो ये एक जरूर एक स्थिति बन रही है। और दूसरी स्थिति ये बन रही है, मोरवी की जो घटना हुई है, इसके में जो उस कंपनी के मालिक हैं जसू भाई पटेल, उन जिस तरह कंपनी के लोगों को लेकर के बाहर किया गया है, उस FIR में नाम नहीं है, तो जैसू भाई पटेल की गुजरात में उनके पिताजी की बहुत ही प्रतिष्ठित पटेल समाज में स्थिति है। आप देखिएगा धीरे धीरे शायद अरविंद केजरीवाल इसको समझ रहे हैं, तो वो भी ये डिमांड करना बंद कर देंगे कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो। बीजेपी तो कर नहीं रही है, कांग्रेस भी शायद डिमांड ना करे, क्योंकि जो पाटीदार समाज में उनके पिताजी की स्थिति रही है, जितनी संस्थाओं से जुड़े रहे हैं, तो धीरे धीरे वो पटेल समाज नाराज ना हो, तो कहीं ये स्थिति जो है, ये तीनों पार्टियां इस मुद्दे पर इसको ऐसे ही कर रहे हैं कि भाई ठीक है, क्लर्क को सस्पेंड कर दो, मैनेजर को सस्पेंड कर दो। तो ये सब गुजरात के इंटरनल डायनेमिक्स हैं, जिसकी वजह से गुजरात के चुनाव में अगले राउंड में अगर आएंगे तो मैं कुछ और चर्चा करूंगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।